समानता का अधिकार जब इसकी चर्चा हो रही होती है, जब इसकी बात हो रही होती है, तो वो रिजर्वेशन के हम विरोधी है, ये बात कैसे हो जाती है? ये बहुत महीन रेखा है जिसे आज की तारीख में समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर सिन्हा, पहले तो क्लैरिफाई कर दीजिए, संघ सोचता क्या है, चाहता क्या है, संघ सोचता क्या है? रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आज की तारीख में, हाँ या ना? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साफ मत है कि दलितों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण समय की आवश्यकता है। एक शब्द का उपयोग है, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता। ये कोई सिर्फ राजनीतिक टूल नहीं है, यह कोई राजनीतिक मैकेनिज्म नहीं है, यह एक उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकता है। उनके प्रति कोई मर्जी भी नहीं, उनका अधिकार है। इसलिए यदि आरक्षण आज समाप्त कर दिया जाए तो भारत सरकार में या शिक्षण संस्थाओं में जो दलित आज हैं वह भी दलित नहीं रह पाएंगे। सिर्फ यह संघ इससे आगे सोचता है। वह क्या सोचता है जो और पार्टियां नहीं सोच पाती हैं, कि आखिर रिजर्वेशन के बावजूद भी सामान्य दलित रिजर्वेशन के दरवाजे तक दस्तक क्यों नहीं दे पा रहा है। तो उनको जब तक आर्थिक और सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा तो वो यूपीएससी के एग्जाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, मेडिकल के एग्जाम तक तो मनमोहन वैद्य का ये कहना कि देखो 40% के इस उसका जो उपाय है वो अन्य तरीके से ढूंढना अधिक अच्छा रहेगा का क्या मतलब है? मतलब रिजर्वेशन ठीक तरीका नहीं है, इससे बढ़िया तरीका हमें खोजना पड़ेगा। नहीं, रिजर्वेशन के अतिरिक्त उनको छोटे बच्चे छोटी अवस्था में ही यदि आप हॉस्टल में रखें, उनको शिक्षा दें, उनकी आर्थिक जिम्मेदारी है उससे मुक्त करें। जो बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ काम करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे? कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन कैसे उम्मीद करेंगे कि उन लोगों के साथ कंपीट करें जो कि सभी सुविधाओं के साथ पढ़ाई करते हैं? तो जब तक सामान्य दलितों को, अति पिछड़े दलितों को जब तक वह सुविधा नहीं दी जाएगी जो शैक्षणिक सुविधा है, आर्थिक सुविधा है, तब तक आरक्षण तो 1000 साल तक जारी रहेगा। दलित दलित बने रहेंगे। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दुकान तभी चलेगी जब दलित दलित बने रहें। हम दलितों को भारतीय समाज के अग्रिम पंक्ति में देखना चाहते हैं। इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास दिया गया वो एक दलित के द्वारा रखा गया। आज मंदिरों में प्रवेश का जो अभियान चला रहा है, संघ चला रहा है। 1,72,000 प्रोजेक्ट में आपको मालूम है कितने स्वयंसेवकों पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, कितना धन लग रहा है। प्रोफेसर सिन्हा, ये सारी चीजें एक ही धागे में पिरोने वाली बात जो आप कर रहे हैं, ये कभी और हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर और आरक्षण को लेकर आपका मत जान रही थी। आप ये कह रहे हैं कि कुछ और तरीके भी अपनाने होंगे। मुझे ये बताइए गौरव भाटिया, क्या हम फेल हो गए हैं एक फेडरल स्ट्रक्चर के तौर पर समानता का वो अधिकार देने में? समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, वर्षों तक आपने बार बार वादे किए हैं कि लोगों को आप उस इक्वालिटी के दर्जे को किसी तरीके से देंगे, उनको हासिल करने पर उनको मदद करेंगे। क्या आप ये काम कर पाए? और अगर हाँ तो मुझे वो 5 पॉइंट्स गिना दीजिए कि तरक्की हो गई है। रूबिका जी, मैं आपको सबसे पहले संविधान के तहत ही जानकारी दे दूं। ये जो प्रोविजंस किए जाते हैं रिजर्वेशन के, ये संविधान के तहत किए जाते हैं। इसका जो क्षेत्र अधिकार है वो पार्लियामेंट का होता है। और मैं अभी बात सुन रहा था, देखिए वोटों की राजनीति कैसे हावी है, ये आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आरएसएस के ही प्रवक्ता कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, नहीं चल सकता है आज। लेकिन ना भाजपा में इतनी हिम्मत है, ना आरएसएस के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत है कि वो कह दें कि हाँ हम ये स्टैंड लेंगे। ये जो राजनीति है कि दोनों तरफ के पक्षों के लिए बयान देना, ये भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, आरएसएस होती कौन है? मैं कहता हूं संविधान में आरक्षण कब खत्म होगा ये पार्लियामेंटेरियन तय करते हैं, क्योंकि जनता उन्हें चुन के भेजती है और ये उनका क्षेत्राधिकार है। आरएसएस वो बॉडी है जो बिना अकाउंटेबिलिटी के आज पावर एंजॉय करती है, और ये खुद में बड़ा खतरनाक है काम। तीसरी बात, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारी सरकारों ने क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट के एम्बिट में बात आती है, जितनी भी पॉलिसीज इस बार भी थी जहां पे उनको हम लोग सशक्त कर सकते थे, चाहे वो हम उनको रोजगार देके कर सके, चाहे हम उनको जो सरकारी काम है उसमें हिस्सेदारी देके कर सके, स्पेशल ऑर्डर कैबिनेट ने पास किया। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी सरकारी चीजें हैं उसमें आप जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो,
मोस्ट ओबीसी हो, उन सबको 1% जो उनका है जनसंख्या में भाग, वो आप हिस्सेदारी दीजिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए जो हम अपने नियम कानून के हिसाब से मदद कर सकते हैं, बेहतर होता कि अगर आप मुझे प्रोग्राम से एक के बाद एक गिना देते, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर उंगलियों पर आपके याद करके वो प्रोग्राम्स आप मुझे गिना देते तो मुझे लगता कि हाँ वाकई इसको मैं लेकर आपको बहुत उंगलियों में सीरियसली बता चर्चा रहा हो हूं, रही है। सरकारी जितने भी मैं बता रहा हूं आपको कार्य हुए, सब में नौकरी देने का काम हो, चाहे वो ठेके देने का काम हो, उसका प्रतिशत तय किया गया कि जो कि एससी और ओबीसी के लोग हैं, इसीलिए तो सर मैं डीपर क्वेश्चन में जा रही हूँ। सरकारी चीजों में मुद्दा ये है रिजर्वेशन को लेकर तो सब जो है वो बहुत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सब अलमतदार है। मैं ये कह रही हूँ वो समानता क्यों नहीं हम दे पाए हैं? क्या ये सिर्फ एक रेवड़ी है जो हम बांट देते हैं और हमें लगता है कि इसको दे देने के बाद हमें वोट आ जाएगी? समय लगेगा। कितना वक्त सर? कितना वक्त? 70 साल मैं जवाब दे रहा हूं आपको, हिस्टोरिकली देखे कई 100 साल तक दबाया गया, कास्ट सिस्टम इंडिया में कई 100 साल तक चला। अगर हम उनको मजबूत करना चाहते हैं तो थोड़ा समय लगता है। जब कुछ जनरेशन उसका लाभ उठाती है, उसके बाद समानताएं आएंगी। पिछले 20-25 सालों में बहुत फर्क आया है। ठीक है गौरव भाटिया, ठीक है मैं आती हूँ आपके पास। डॉक्टर अहमद खान, आपने अब तक तो आंकड़ा पता लगा दिया होगा और प्रोग्राम्स तो आपको अब रट ही गए होंगे कि मायावती जी ने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चला दिए कि समानता आ जाए, दलितों को लगने लगे कि हाँ अब जिंदगी जीने में अब मजा है, अब हम समानता के अधिकार के साथ जी पा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में और शासन में एक तो सबसे बड़ी जो कमियां थी कि आप कहीं दलित समाज का आदमी न कोई ठेका ले सकता है, कोई पट्टा ले सकता है। उसको 20 से लेके 50 लाख तक के ठेकों में आरक्षित कर दिया गया था कि ये दलित समाज के लोग कोटा लेंगे और इसमें क्या नाम है ठेकेदारी करेंगे। दूसरा, थानों में हर जगह दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया था कि जिले में जितने थाने हैं उसके हिसाब से थानेदार दलित ही होगा। दूसरे कौम का यही नहीं कि एक ही जात बिरादरी का सब हो जाएगा। और सर्व समाज को लोगों को, सब समाज के लोगों को बहन जी ने आरक्षण में, उसमें थानों में और जिले में और विकास की योजनाओं में सबको बराबर के हिसाब से रखा था। और खास तौर से उन दलितों को जो पढ़ नहीं सकते थे उनके वजीफे दिए जा रहे थे, जो पढ़ नहीं शहरों में रहने की जगह नहीं थी उनके लिए हॉस्टल बनाए जा रहे थे। आज भी हॉस्टल कायम है, आप देखना चाहें तो लखनऊ, बाराबंकी कहीं भी जाके देख सकती हैं कि हॉस्टल दलितों के लिए बनाए गए हैं। आप कितने काम गिनवाएंगी? बहन जी जब मुख्यमंत्री होती है, बना देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। डॉक्टर खान, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कितने दलित रहते हैं। अभी गोमती नगर में जो बना हुआ है, गोमती नगर में बना हुआ है, उसमें देखिए कितने दलित रह रहे हैं। बाहर से दलित आके रह रहे हैं, आंध्रा से रह रहे हैं, कर्नाटक से आके रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आप खाली हमको आलोचना करने बढ़िया है, मैं तो मुबारकबाद दे रही हूँ। अगर ऐसा है सर तो मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। बहन जी बहुत अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है अगर आप ये काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कितना और टाइम लगेगा और फिर समान हो जाएंगे हम सब एक ही साथ एक ही तरीके से रहेंगे और फिर हमें रिजर्वेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। कितना और टाइम? देखिए जब हम ही नहीं कर सकते पूरे देश में इस काम को, इस काम को पूरे देश में बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। ये संविधान है, इस संविधान को हम नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। और 2 अंगुल का पहले तो चलता था पर्ची, 2 अंगुल की पर्ची। ये दलितों को और इन लोगों को, पिछड़े वर्गों को तो वोट देने का भी अधिकार नहीं मिलता। अगर वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलता तो इनको ये जो सामंतवादी लोग हैं, ये जो आज आरएसएस के लोग जो भाषा बोल रहे हैं, ये दलितों की बात ही नहीं करते, ये बैकवर्ड्स की बात ही नहीं करते। अगर इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तो ये कतई नहीं बात करते। ये तो उनको किनारे, गांव के किनारे बसाना चाहते थे, गांव के उस किनारे जहां से हवा तक नहीं आ सकती थी। ये लोग वो लोग हैं आज ये बात कर रहे हैं दलितों की समाज की, आज वो ये बात कर रहे हैं कि वो बैकवर्ड्स की। उस वक्त कहां थे जब तक वोट का अधिकार नहीं मिला तब तक ये लोग आगे पीछे नहीं। आज दलित समाज के घर में जाके ठीक है आपके सवाल का जवाब ले रही हूं प्रोफेसर सिन्हा। कैमरा हमारी तरफ फोटो करो, हमको फोटो खिंचवाना है दलित के साथ। ये काम डॉक्टर खान रुकिए, आप जवाब तो लेने दीजिए प्रोफेसर सिन्हा। आरएसएस के लोग करते हैं। अब आपको जो है बीजेपी के लिए ये वोट नजर आते हैं, इसीलिए इनकी राजनीति आप करने लगे हैं।
देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा चुनाव आते ही संघ को, या मुकेश नायक जी ने कहा था संघ को दलितों की याद आ जाती है। मुकेश नायक जी, गौरव भाटिया जी, स्टूडियो से बाहर निकल कर आप जो बात कहेंगे, जो देखेंगे, सालों भर 365 दिन 24 घंटे दलित बस्तियों, जिसको हमने सेवा बस्ती कहा है, और वनवासियों में कौन काम कर रहा है। मैं बार बार डाटा नहीं देना चाहता हूं, हम अपनी बात कहना नहीं चाहते कि हम काम कर रहे हैं, ये कहना भी अपराध है। दूसरी बात मैं बीएसपी से पूछना चाहता हूं, एक दलित नेता का नाम बता दीजिए। बहन मायावती जी बता दे, दूसरा दलित नेता कौन है? कौन दूसरा दलित नेता है? ऊना की घटना हुई थी, तीसरी बात, तीसरी बात ने निंदा करी थी ऊना की घटना। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पीछे हमारे दलित समाज के लोग, रूबिका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप कौन होते पूछने वाले? आप रूबिका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुन तो लीजिए, तो मेरी बात सुन लीजिए, जवाब तो ले लें डॉक्टर खान साहब। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके सवाल अगर वाजिब है तो उसका जवाब होना चाहिए। खान साहब, इनको जवाब देने का हम मैं बस जवाब देने का हकदार नहीं है। ये नहीं कुछ कर सकते। नहीं, आप मेरा जवाब मत दीजिए, मत दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। इंटॉलरेंट मत होइए। रूबिका जी, जवाब आपको लेना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी से, पहली बात, केंद्र सरकार भाजपा की है, भाजपा के पहली बात सुन लीजिए। आरएसएस से आप क्या जवाब देंगे? अरे पहली बात सुन लीजिए, देखिए, वंशवादी राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी को लेकर अधिकार नहीं है। आप मुलायम सिंह को चिन्हित तो कर रहे हैं कि अखिलेश जी को कर रहे हैं? आप किसका हैं? और मालूम नहीं। अगर आपको ये लगता है कि वो सरकारों में कोई अगर जगह और हैसियत नहीं रखती है तो सुनिए डॉक्टर खान, तो मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी सर? तो मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? ये सीधा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए खान साहब। करके मारा आपने। अगर आरएसएस को आप कुछ नहीं समझते हैं तो फिर वो कुछ भी कहते हैं, करोड़ों रुपया रखकर बैंक में करोड़ों रुपया रखकर दलितों का उत्थान नहीं होता है। दलितों के लिए उपक्रम चलाइए, 365 दिन काम कीजिए, रचनात्मक काम कीजिए, जो महात्मा गांधी करते थे और आरएसएस कर रहा है। इस देश में दलितों के लिए ईमानदारी से 3 लोगों ने काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और आरएसएस। एक एक करके सर, एक करके। देखिए वो 1.5 मिनट जो है इसीलिए बहुत कारगर साबित हो जाता है। एक सेकंड सुधांशु जी, गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि इस पर जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि गौरव भाटिया कह रहे हैं इस पर जवाब आपको देना चाहिए क्योंकि आप आ गए डैमेज कंट्रोल में। ट्विटर पर फौरन जो है पुराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने डाला है, क्यों? देखिए, मैं जवाब देता हूं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसने क्या किया है, इस तू मैमो से परे हटकर मैं कुछ तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूं। यह तो सत्य है ना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी के लिए आया था तो लागू किसने किया था? अटल जी की सरकार ने। और गौरव जी से पूछ लीजिए, सपा की सरकार ने आके उसको पलटा है। अब रही बात इसकी कि अगर ये हम ये बात कहें कि सब्सटेंटिव कार्य किसने किया, अरे भाई अब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। भाई मुझे शांति से थोड़ी देर तो बोलने दीजिए, आपको जो भी अच्छा बुरा लगे बाद में बोलिएगा। अब मैं जवाब देता हूं। मुद्रा योजना हमारी सरकार ने लागू की, 3.5 करोड़ लोगों को हर बैंक से कहा गया कि आपको देना है, मगर हर बैंक की हर शाखा से कहा गया कि कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक महिला को देना है। यह होता है रियल इंपावरमेंट। प्रधानमंत्री ने जब कहा जनधन योजना, वो किसके लिए थी? सबसे बड़ा लाभार्थी उसका दलित होने वाला था। यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसको, पैसे वाले को समस्या है क्या बेटी से? नहीं, दलित के लिए समस्या थी। अगर हमने कहा स्वच्छ भारत अभियान, तो अगर उस कारण से रोगों का शिकार होता था तो दलित होता था। यह है हमारी वास्तविक कमिटमेंट उस काम के लिए। जैसे अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा, वो तो एक अलग बात है कि देखिए हमारे भारत का जो मूल स्वरूप था, अरे भाई अब मुझे बोल लेने दीजिए, चीखिए नहीं बीच में। भारत का जो मूल स्वरूप था उसमें दलितों को जो सम्मान का स्थान प्राप्त था, जो हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दोनों के लिखने वाले दलितों को और दलित थे। परंतु गुलामी के काल में जो चीजें पहुंच गई, और मायावती जी के में, अरे मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो 5 योजनाएं बताई, ये 5 योजना तो छोड़िए, ये 25 मुजस्समे बताएंगे मायावती जी के जो खड़े रहे, ताकि वो जाकर केवल अपनी व्यक्तिगत दिखाते रहे। कुछ नहीं। और सुनिए एक मजेदार बात, अरे भाई किसी दूसरे दलित नेता की हैसियत नहीं है कि फोटो बगल में रख ले, किसी दलित नेता की हैसियत नहीं है कि मायावती के बगल में कुर्सी पे बैठ
गौरव भाटिया आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल बदलती हूँ। सर वरना आपकी पार्टी मेरी पार्टी में टाइम निकल जाएगा। कुछ नहीं है। गौरव भाटिया जवाब दे दे सर, फिर मैं अपना सवाल बदल कर आप लोगों से पूछती हूँ। रुक जाइए एक सेकंड, सुधांशु जी, डॉक्टर खान एक सेकंड रुक जाइए। ये है सामंती शैली, ये है असली चेहरा इन लोगों का जो दलितों के अलंबरदार बनकर कहते थे बाबा का मिशन पूरा करेंगे। ठीक है, अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कभी अपने को भगवान नहीं कहा, मगर मायावती ने अपने को देवी कहा। सर रुक जाइए, अब रुक जाइए। गौरव भाटिया जल्दी से अपनी बात रखिए और उसके बाद मुकेश नायक जी आप अपनी बात रखिए, फिर मुझे अपना सवाल थोड़ा बदल कर पूछना आज की तारीख में सही लग रहा है। जल्दी से गौरव भाटिया 30 सेकेंड्स। हाँ बिल्कुल, पहली बात देखिए, अच्छा लग रहा था कि आज कैसे दलितों की याद आ गई भाजपा को, और बात कर रहे हैं जब ऊना में घटना हुई गुजरात में तो इनकी मुख्यमंत्री जो है 13 दिन तक वहां गई नहीं थी, 20 दिन तक नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी। दूसरी बात मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आरएसएस रिमोट कंट्रोल से इस सरकार को चलाती है जबकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और सुधांशु जी को आज स्पष्ट इस चैनल पे बताना चाहिए कि क्या वो आरक्षण के पक्ष में है या चाहते हैं जो बात आरएसएस के प्रवक्ता ने कही कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि बयानों से बस काम करते रहे और शुरू भी वही उसी से हुआ था। और तीसरी बात, संविधान में इसमें आरक्षण खत्म करने की कोई बात नहीं है। बहुत ईमानदारी से ये डिबेट हो रही है, बहुत ईमानदारी से मैंने भी आपसे पूछा था इस पूरे पर्चे में, क्योंकि मेरे पास एकदम वर्ड टू वर्ड वो बयान है, इसमें आरक्षण खत्म करने की बात नहीं है। अगर शब्दों की जलेबी है तो उस पर मैं क्लैरिफिकेशन प्रोफेसर सिन्हा से ले चुकी हूँ। अब मुकेश जी आप बहुत टाइम से डिबेट के अंदर नहीं थे, क्या वजह? चुनाव से पहले ही क्यों होता है वो पूछ लिया सर, मैं आपके सामने पूछ चुकी हूँ कि चुनाव से पहले का ये कोइंसिडेंस आज तक किसी के समझ में नहीं आया है, इसीलिए तो इसको चुनावी रेवड़ी कह दिया और कुछ है ही नहीं। रिजर्वेशन सिर्फ यही लगता है। मुकेश जी, बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग पूछ रहे हैं सवाल। मुकेश जी देखिए, अभी सिन्हा जी ने ये कहा कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए काम करना है दलित वर्ग में। मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों तलों पर काम करना है। आज जो दलित उत्थान के लिए कांग्रेस ने इस देश में जो काम किया है, आप बताइए कौन सा क्षेत्र छूटा है? शिक्षा निःशुल्क है दलित वर्ग के लिए, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क हैं, उनकी यूनिफॉर्म निःशुल्क है, उनको साइकिल दी गई है, उनके हर इंस्टीट्यूट में उनके रिजर्वेशन का रेशियो फिक्स है। हर इंस्टीट्यूट में सैकड़ों हॉस्टल खोले गए हैं ताकि गांव से उनको हॉस्टलों में, छात्रावासों में लाकर उनके जीवन को उन्नत बनाया जा सके, बराबरी से खड़ा किया। लेकिन अभी और काम की आवश्यकता है। सर ऐसा है 70 साल 60 साल हो गए दलितों की। मुझे पता है आप घूम फिर कर, मुझे पता है कि आप लेकिन आपको ऊना के फौरन बाद लखनऊ में और शाहजहांपुर में याद है ना, वो महिला को कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर पीटा गया था, वो दलित महिला थी। वो यूपी में ही है ना सर, लखनऊ और शाहजहांपुर। इसीलिए मैंने सांस्कृतिक समानता की बात कही है। तो किसने पीटा था ये तो बता दीजिए। समानता की बात कही है, ये चीजें कह रहा हूं मैं, किसने पीटा था ये तो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर बहन कुमारी मायावती होती तो जिसने ये काम किया था उसको और मायावती सो रही है। नहीं सर, डॉक्टर खान हम इतना सेलेक्टिव क्यों होते हैं? फिर गुजरात की बात क्यों रहती है हमारे जहन में? लखनऊ और शाहजहांपुर क्यों याद नहीं आता है? गौरव भाटिया ये आप पर भी लागू होता है, क्यों याद नहीं रहता है? भाटिया साहब आपको बोलने का हक नहीं है। रूबिका जी बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूं अगर आप मुझे समय करा दिया आपने, आपको बोलने का कहां हक है? गुंडों की सरकार है आपकी, मायावती जी सोती कहां है बताइए आप? और चुनाव के टाइम में उठ के आती है, उससे पहले उन्हें जनता की याद नहीं आती। दलितों पे जो भी क्राइम हुआ मायावती जी ने एक बार भी नहीं उठाया मुद्दा, कभी सड़क पे उतरी, कभी किसी दलित की बात कही, कभी उनकी आवाज बनी। चुनाव से पहले आप दलितों की बात करती है। बस सर वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना है। मुझे उम्मीद थी कि किसी तरह की कोई ऐसी बात निकल कर आएगी, कोई ऐसी बात निकल कर आएगी जिसे हम आगे और चर्चा में ले जा पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है वो सवाल जो मैं बदल कर आपसे पूछना चाह रही थी सबसे, खान साहब रुक जाइए, अपने रथ को रोक लीजिए, जनता सब देख और सुन रही है। अब सवाल ये होना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए पार्टियों की तरफ से कि रिजर्वेशन नाम का वो जिन्न जो बार बार चुनावों के वक्त निकल आता है वो निकले ही ना।
ऐसा क्या होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए।